नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी का सागर इन दिनों सियासी सरगर्मी का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि यह बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यहां के 6 जिलों की 26 विधानसभाओं और दलितों के लिए आरक्षित एमपी की 35 विधानसभा सीटों को यहां से एड्रेस किया जा सकता है। यह सवाल नहीं है केवल, बल्कि यह इलाका इन दिनों दलित राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संत रविदास मंदिर की आधारशिला रख गए। आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उन्होंने कुछ नया यानी समथिंग डिफरेंट टाइप अपने भाषण में जोड़ा और जातिगत आधार पर जनगणना को उन्होंने प्रमुखता से अपने वादे में शामिल किया। कांग्रेस की बाकी घोषणाओं पर भी बात की। भाजपा के सुप्रीम लीडर्स की कतार वाले अमित शाह के आरोपों का भी सिलसिलेवार जवाब दिया, लेकिन जनगणना पर उन्होंने ज्यादा ऑनरशिप के साथ अपनी बात रखी। दरअसल जातिगत जनगणना विपक्ष का एक बड़ा मसला है। बिहार में नीतीश कुमार तो इसे शुरू भी करवा चुके हैं और केंद्र सरकार उस पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील, दलील, वकील सब कुछ कर चुके हैं। कर्नाटक से एक नारा उभरा था तेजी से, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अभी तो दलितों की, आदिवासियों की जो भी संख्या और उस आधार पर आरक्षण नियत है वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही है। उसके बाद तो कोई जनगणना हुई ही नहीं। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि आरोप प्रत्यारोप जो दोनों दलों के बड़े महारथियों की तरफ से आ रहे हैं उसका वोटर पर कितना असर होगा। जातिगत जनगणना क्या कोई अपीलिंग फैक्टर एमपी में बन सकता है। दलित और आदिवासी को अपनी तरफ खींचने में कौन सा दल कितना सफल हो पाएगा। इसके अलावा यह भी कि मुफ्त की रेवड़ियों को, जिन्हें लेकर भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह भी कह गए कि वोटर समझता है कि चुनाव के पहले शुरू होने वाली योजनाओं के बारे में कितना उनके लिए फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। तो ये योजना से वोटर क्या प्रभावित होगा। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, आज एमपी के सागर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में वे तमाम बातें जनता के सामने रखी जिसे मुद्दा बनाने की कोशिश में एमपी की कांग्रेस लंबे वक्त से जुटी है। वे तमाम यानी खुद को दलित आदिवासी समर्थक बताना तय था कि सीधी पेशाब कांड का जिक्र आता ही। साथ ही बीजेपी के मोदी मंदिर मैजिक की काट के रूप में खड़गे ने मंच से कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम सागर में संत रविदास के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। सरकार की घोषणाओं का काउंटर यानी लाडली बहना योजना में 1500 रुपए से भी ज्यादा देना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा भी उन्होंने किया। इन सारी कांग्रेस की घोषणाओं में एक नया तड़का था जातिगत आधार पर जनगणना का। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यदि यहां आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटक के चुनाव में भी राहुल गांधी इस नारे का समर्थन करने पहुंचे थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। बीजेपी खड़गे के इस दौरे पर न केवल बारीक नजर रखी हुई थी, बल्कि अपने एक प्रकोष्ठ को विरोध और काले झंडे दिखाने की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। जातिगत आधार पर राज्यों में जनगणना को लेकर बीजेपी अभी विरोध में ही है, लिहाजा उस पर तो बीजेपी की टिप्पणी आनी ही नहीं थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणाओं का जवाब देने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। उन्होंने कहा कि खड़गे का ऐसी जगह दौरा है जहां बीजेपी की सरकार ने ऐसी सौगात सागर को दी है जो इतिहास याद रखेगा। उन्होंने दलित विरोधी बताया कांग्रेस सरकार को और ये भी कहा कि जनता कैसे भूल सकती है कि दोहरा चरित्र कमलनाथ की पार्टी कांग्रेस का है। खड़गे के इकबाल पर ही सवाल करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि हम तो मानते हैं कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के लोग मानते हैं क्या?
हमने खड़गे जी से पूछा है कि खड़गे जी आप उस धरती पर जा रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ के भव्य मंदिर का निर्माण किया है। आपको प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया है। आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करें, हमारी सरकार को धन्यवाद करें। और उसी धरती पर कमलनाथ की सरकार के समय में दलित भाई की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी और उसके ऊपर हत्यारों पर कोई कार्रवाई कमलनाथ की सरकार में दिग्विजय सिंह के इशारे पर नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश की जनता से, सागर की जनता से खड़गे जी आपको माफी मांगनी चाहिए। जातिगत आधार पर जनगणना को समूचा विपक्ष एक मुद्दे की तरह भुनाना चाहता है। यदि ये अपील कर गया तो इतना तो तय है कि सारे मुद्दों को किनारे कर देने की ताकत इसके अंदर है। दलितों को, आदिवासियों को यदि उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी मिलने लगेगी तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा। बहरहाल एक जगह एक समाज के लोगों के लिए प्रदेशव्यापी बल्कि देशव्यापी संदेशों की 2 रैलियों का असर कितना हुआ, ये जानने की कोई गणितीय पद्धति तो नहीं है। इसके लिए चुनाव के नतीजे तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है घनश्याम पिरोनिया, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है घनश्याम जी का। दूसरे मेहमान हैं देवाशीष जरारिया, एक कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, तो देवाशीष जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे घनश्याम जी से। घनश्याम जी, आज खड़गे जी आए, बहुत सारा अनाउंसमेंट कर गए, क्या लग रहा है आपको? रैली सफल थी उनकी? रैली या सभा जो भी कह लें, फेल थी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हुआ क्या आपकी नजर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय खड़गे जी के आने से और ना आने से और जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना पड़ा है। आज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कांग्रेस केवल इनको वोट बैंक समझने का काम करती है और जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होते हैं तो उसका नकल करने का काम, उसको कैसे नकल किया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे भ्रम फैलाया जाए और भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाएं, ये कांग्रेस करने का काम करती है। आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सागर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के भव्य मंदिर का और शिलान्यास भूमि पूजन किया, तब कांग्रेस को याद आए कि हम भी कुछ करें। अच्छा। और इसलिए इनकी सरकारें लंबे समय तक रही, केंद्र में भी रही और प्रदेश में भी रही। ठीक है, किसने रोका था इनको करने से? अब क्यों याद आ रहा है इनको? जवाब ले लेते। और इससे पहले खड़गे जी क्यों नहीं आए मध्य प्रदेश में? जवाब ले लेते। पहले सवाल बहुत वक्त दिया, तफसील से आपको सुना घनश्याम जी। केवल वोट की राजनीति दूसरे मेहमान को इन कर लेते हम। दूसरे मेहमान को देवाशीष जी को नहीं है। ठीक है, देवाशीष जी को इन कर लेते। देवाशीष जी, आपने घनश्याम जी को भी सुना, BD शर्मा जी जो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि भाई इतिहास रच गया, लिखा गया इतिहास वहां पर बीजेपी के द्वारा। तो फिर आज क्या आप और कौन सी इबारत लिख के आए वहां पे? देखिए, एक बात महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में 16% दलित है और जो दलित है वो पूरे क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में फैला हुआ है जहां आदिवासी पॉपुलेशन नहीं। इसलिए इन जिन इलाकों में दलित रह रहे हैं वहाँ इनकी जनसंख्या 20 से 25% हो जाती है। मुझे लगता है कि लगभग 22 से 25% जनसंख्या इस क्षेत्र में दलितों की आती है। और जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आता है वहाँ जो दलित अत्याचार है उसके लिए वो कुख्यात है। आज भी वहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं कि दलितों को आज भी नंगे पैर निकलना पड़ रहा है, चप्पलें अपने सर पे रख के निकलना पड़ता है, इस तरह की खबरें छपती हैं। आज भी खबरें छपती हैं कि किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया है। आज भी ये खबरें छपती हैं। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले महीने की खबर है कि सागर में एक दलित के शरीर पर मल दिया गया था, उसका
राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बड़ा विवाद बना था वो। तो इस सब के बाद मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान आते हैं और कहते हैं कि हम लोग 100 करोड़ रुपए का एक मंदिर बना देंगे। ठीक है मंदिर बनाना आप, लेकिन मंदिर की जो राजनीति है, जो हमने 2014 के बाद और परवान चढ़ते हुए देखी है कि मंदिर और कॉरिडोर के शिलान्यास और मंदिरों की घोषणा करने से आप वोटरों को साधने का मैसेज देने का प्रयास करते हैं। जो दलित जो डिस्कोर्स है, दलित राजनीति का डिस्कोर्स है, दलित जिस तरीके से होता है, घनश्याम सिंह पुरोनिया जी भी चुड़का समाज से आते हैं, वो उस बात को बेहतर समय से जानते होंगे कि जो दलित राजनीति का डिस्कोर्स है वो अध्यात्म की ओर नहीं है। अध्यात्म से उनको ज्यादा, अध्यात्म से जोड़कर उनको राजनीति से जोड़ लेंगे, इसमें फर्क दलितों को नहीं पड़ता है। बेसिक नीड्स सब लोगों को एक जैसा समझने बेसिक की रिस्पेक्ट और मानसिकता बेसिक नीड चाहिए। चल रहे जी 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 हम लोग को आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान और हमारे हम लोग को बाबा साहब ने सिखा गया कि हम लोगों को अगर जीवन में कुछ आमूल परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमारे अधिकारों की रक्षा और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है। मंदिर दिया, स्वागत करते हैं। रविदास जी का मंदिर आपने सागर में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने 2019 में दिल्ली में रविदास मंदिर पे बुलडोजर चलाया था और उस आंदोलन में मैं खुद भी मौजूद था, मैं भी गया था वहां, लाखों की संख्या में लोग थे। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को अध्यात्म को राजनीति से जोड़ने का जो चलन चल पड़ा है, उस चलन की जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी की जाएगी। और मुझे लगता है कि दलित समाज पर आपको बहुत बढ़िया पहले पड़ने वाला नहीं है। ठीक है देवा जी, तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, आएंगे, वक्त बहुत है सर हमारे पास डिबेट में। तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, सुरेश शर्मा जी, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो सुरेश जी, आपको क्या लगा? इन दोनों की रैलियां हमने देखी, दोनों के दावे देखे, दोनों के आरोप देखे, क्या लगता है आपको किसका ज्यादा अपील कर रहा होगा लोगों को खासतौर पर? देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो जातिवादी पॉलिटिक्स का क्षेत्र नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये निश्चित रूप से, लेकिन सुगबुगाहट यहाँ भी शुरू हो गई सर। हाँ, इसलिए जो है यहाँ प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दो धाराएं हैं इस समय चल रही हैं। आप केवल जातियां और फिरके यदि देखने का प्रयास करते हैं तो जो बहुसंख्यक समाज है उसी में क्यों देखते हैं? यदि जातिगत आरक्षण की बात होती है या जातिगत जनगणना की बात होती है तो आपको पसमानदा और ये जो मुस्लिम समाज के भी जो फिरके हैं उनके बारे में भी आपको यही व्यवस्था रखना चाहिए जो आप इधर रखते हैं। इसका वो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी एक समुदाय को, जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, उसको एकजाई रखना चाहती है, इकट्ठा रखना चाहती है, और जो बहुसंख्यक समाज है उसको खंड खंड बताना चाहती है। दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो राजनीतिक व्यवहार है इसमें बड़ा अंतर है। एक पार्टियां समूह है वो इस टाइप की बात करता है, जैसा कि देवाशीष जी ने कहा, मैं इससे सहमत हूं कि भाजपा जो है वो समग्र हिंदुत्व की बात करती है, अध्यात्म की बात करती है। और यदि संत रविदास जी जैसे महापुरुष और महान संत यदि हुए हैं तो वो अध्यात्म के दम पर हुए हैं। ठीक बात। वो इस जाति तो माना, उन्हें कौन है जो नहीं मानता? ये जो है, उनके दोहे कंठस्थ नहीं है। ये कह करके कि अध्यात्म के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं एक विभाजनकारी बात है जिसको नहीं करना चाहिए। एक समय था, एक दौर था, वो निकल गया, उस दौर की बातों को अलग अलग ले जाएं। आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि भारत का हम प्राचीन इतिहास उठा करके देख लें, वहां कोई दलित नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, सारा इतिहास है। जब से, मैं अंग्रेजों का नाम नहीं ले रहा, मैं भाजपा का नाम नहीं ले रहा और कांग्रेस का नाम भी नहीं ले रहा, जब से जो काम है, रोजगार है, उसको जातियों के साथ जोड़ा गया कि जैसे मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, अब मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं और मुझे कोई पुजारी और पंडित जी मान के चलेगा, ये गलत प्रथा थी। यहां से शुरू हुआ, जब हमने अन्य जो जातियां हैं उनको ये मान के चला कि यही अछूत है, यही जो छोटा काम करते हैं, यही वो करते हैं, ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के प्रवेश से विभाजन हुआ है, दूरियां हुई है और अब उसको पाटने का दौर लंबे समय से चल रहा है। मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा चिंतन करना चाहिए। ये मैं इस पहले दौर की, चूंकि मैं दोनों विद्वानों की बात सुनने के बाद कहने की स्थिति। ठीक है, घनश्याम जी को इन करते। घनश्याम जी, एक बड़ी बात जो उन्होंने बोली, जो मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में खासतौर पर अभी तक नहीं कहा गया, बाकी राज्यों में हमने सुना, कर्नाटक का हमने जिक्र भी किया कि राहुल गांधी वहां गए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदार, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातिगत जनगणना की उन्होंने एक बात की है, आप क्यों बचते हैं, आपकी पार्टी क्यों बचती है इससे, जातिगत आधार पर जनगणना से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे नेता भी कह रहे हैं और हमारे जो विचारक है उन्होंने भी कहा
हमारे विचारकों ने तो ये कहा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक का कल्याण करना, ये हमारी पार्टी का ध्येय है। और हमारे नेता भी यही कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास और सबका प्रयास, और सबके प्रयास से ये देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे। ऐसा कौन होगा हिंदुस्तान का नागरिक जो ये नहीं चाहे कि हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व नहीं करे। और इसलिए हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। हम कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ना तो जाति की बात करती है और ना धर्म की बात करती है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा ये हमेशा हमको गलत ठहराने का प्रयास करती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं एक फिर से आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिए घनश्याम जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए कि जो खड़गे साहब बोल गए कि, और उन्होंने बड़े ऑनरशिप के साथ कहा कि मैं एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह रहा हूं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, उस पर आपकी टिप्पणी? भाई देखिए, अभी ना तो इनकी सरकार आने वाली है और ना सरकार है इनकी। ये तो केवल दिवा स्वप्न देखना इनका काम है। दिवा स्वप्न देखने से कोई मना भी नहीं कर रहा है, और इनका अपना निर्णय है। देखेंगे जब सरकार आई, करते नहीं करते। ये तो केवल जो है झूठ का पुलंदा, ये कांग्रेस पार्टी। देवाशीष जी को इन कर लेता हूँ, वक्त दिया आपको, सप्लीमेंट्री भी आपसे ले ली। हमने तो प्रयास किया ना, ठीक है, कभी इस प्रकार की बात नहीं, राजनीति। ठीक है देवाशीष जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि आपके खड़गे साहब जो बोल गए जातिगत आधार पर जनगणना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका कहना कि इनकी सरकार, आपकी सरकार माफ कीजिए, आएगी ही नहीं। और दूसरा, क्यों बोल गए खड़गे साहब एमपी में? अभी तक तो ये एमपी में जातिगत आधार पर जनगणना, जो मैं फिर आपको कोट कर रहा हूं, आप विद्वान व्यक्ति, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक कहा नहीं गया था अभी तक। देखिए, मैं फिर से एक चीज़ बताऊँ कि एक तो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, उतना गंभीर टॉपिक है कि घनश्याम सिंह जी उस पर क्या कहते हैं, सीधी सीधी बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनकी भी कोई मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए इन मुद्दों पर वो तटस्थ कोई रैशनल बात कर दें, कोई तार्किक बात कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। दूसरी बात, खड़गे जी के 2-3 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने बयान दिया कि मैं यहाँ पर रविदास जी महाराज के नाम पर विश्वविद्यालय बनवाऊंगा अगर सरकार बनी गई तो। ये एक मैसेज, बहुत कंक्लूड मैसेज है समाज के लिए, जो समाज शिक्षा को बहुत कुछ मानता है। जब बाबा साहब बोल गए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये जब मैसेज जाता है कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे तो आप 100 करोड़ रुपए की लागत में केवल मंदिर नहीं बन रहा है, वहां पर अनुसंधान केंद्र भी खुल रहा है, वहां पर लोगों को। घनश्याम जी जब आपकी बारी थी तो वो सुन रहे थे देवाशीष जी। घनश्याम जी, अनुरोध है मेरा, अब आके ये बात सही, मैं सहमत हूँ। जब आप बोल रहे थे तो देवाशीष चुप थे। सुन लीजिए ना घनश्याम जी, बात पूरी कर लेंगे। ठीक है, भ्रम का वातावरण पैदा करना। अरे भाई आपका टर्न आएगा ना, बात तो सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो पूरी बात तो आ जाए, पूरी बात आ जाए। सीमित नहीं है। ठीक है, देवाशीष जी जारी रखिए आप अपनी बात। घनश्याम जी बात सुनिए, घनश्याम जी बोल लेना दीजिए, प्लीज बोल लेना दीजिए। शोर में फिर दर्शक को फिर अच्छा नहीं लगता। बोलिए देवाशीष जी, बोलिए, बात पूरी करिए। तो पहला मैसेज तो उन्होंने ये दिया। दूसरा मैसेज उन्होंने क्या दिया कि हमने यहाँ पर बीजेपी कहती है हमने आपको 2000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 5 किलो राशन दिया, ये सब भारतीय जनता पार्टी कहती है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ने इस समाज को सबसे बड़ी धरोहर जो दी है, इस देश का संविधान दिया है, और इसको उन्होंने जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। ये 2 मैसेज हो गए। तीसरा मैसेज दिया है कि जातिगत जनगणना। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जाति की राजनीति नहीं करते। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जाति छोड़िए, जातियों के अंदर जो गोत्र होते हैं ना, उसके हिसाब से भी इन्होंने मंत्री के दर्जा प्राप्त मंत्री के पद बांट दिए गए हैं। भाई देव नारायण बोर्ड बना दिया, चमार जाति का बोर्ड बना दिया, खटिक जाति का बोर्ड बना दिया, वाल्मीकि जाति का बोर्ड बना दिया। ये सब बोर्ड बना के क्या कर रहे हो? क्या आप जाति की राजनीति नहीं कर रहे हो क्या? आपने अभी टिकट अनाउंस किए, आप पेछोर से आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो ब्राह्मणों को सरेआम गाली दे रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से अपना पीछा छुड़ा नहीं सकती कि जाति की राजनीति नहीं करती। रही बात खड़गे जी की, राजनीति ने बहुत राजनीतिक रूप से बहुत सबल मैसेज दिए हैं, खासकर इस समाज को। इसलिए इस समाज का जो भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा है। ठीक है, आपकी बात ले ली। अब पूरी सुरेश जी को करूंगा मैं एक बार।
सूरज जी, जो यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने बात की, मैं उनकी एक बात से आंशिक सहमत हूँ कि हाँ भाई, शिक्षा हर समाज के लिए, केवल दलित क्यों, हर समाज पर, आपने खुद कहा ब्राह्मण के लिए भी जरूरी, पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो करेगा क्या, शिक्षा सबके लिए जरूरी। लेकिन जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी है, उनके योगदान को भी आप अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा कि भाई मेरी समझ से शायद संविधान बनाने में उनका भी रोल रहा, गौर साहब का भी। तो इतने विद्वान व्यक्ति का नाम बदल के आप रविदास कर देंगे या फिर पैरेलल 2 यूनिवर्सिटी वहां पे चलेंगी? क्या प्लानिंग आपको लगती है इसकी? नहीं, ये यदि ऐसा किया जा सकता होता तो इससे पहले हो जाता हो, क्योंकि मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के नाम से जो सागर विश्वविद्यालय है, उसमें जो लाइब्रेरी है वो जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी के नाम से है, यदि वहाँ के मित्र इस बात को अच्छे से जानेंगे। लेकिन अन्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस थे उस जमाने में, कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं मैं ये, तो उनमें सारे के सारे परिवार विशेष के थे। यदि मान लो डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम बदला जा सकता था तो जो है पहले ही बदला जा चुका होता वो। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक अच्छे विश्वविद्यालय की और जरूरत रहती है, हर क्षेत्र में रहती है। अब हमारे यहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज बन गई तो बहुत कोई परिवर्तन नहीं आया, सब अपने व्यावसायिक संस्थान खोल के बैठ गए। लेकिन यदि महान संत रविदास जी के नाम से यदि कोई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बनता है तो उसके अंदर केवल दलित समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ठीक बात है। ये तो केवल नामकरण है, और नामकरण कर देने से यदि बहुत लाभ होता तो रानी कमलावती का नाम कर दिया तो क्या आदिवासी समाज अब भाजपा के लिए टूट के पड़ेगा क्या? तो ये इसका कोई बहुत मायने नहीं रहता, ये केवल लुभावनी बातें रहती हैं। और मैं आज एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूं, मनमोहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने अपने उसमें कहा था, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, कि भारत के संसाधनों पर पहला जो हक है वो एक प्रकार से जो है अल्पसंख्यक समाज का है। उन्होंने स्पष्ट बात, और मुसलमानों का नाम लेके बोला था। तो क्या आज हम इस बात से दूर जा रहे हैं क्या कि अब मुसलमानों का हक खत्म हो गया और जातियों के आधार पर जो जनगणना होगी फिर हम जातियों में संपत्ति बांट देंगे या जातियों में आमदनी का हिस्सा बांट देंगे? क्या आखिर इसके पीछे का कंसेप्ट है? तो मैं अभी भी ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये, कि जातियों के आधार पर गणना करवाइए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे कि इतनी हिस्सेदारी है, इसका मतलब भारत का बंटवारा नहीं हो रहा है कि आप बांटोगे। योजनाएं पहले भी सभी लोगों के लिए होती थी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो बजट का प्रावधान ही अलग से होता है। तो इसलिए ये कहना कि हिस्सेदारी मिल जाएगी, ये केवल लुभावनी बातें हैं। इसका कोई मायने नहीं है। नजम जी, एक और जो सेकंड पार्ट है डिबेट का, उस पे आते हैं कि आपके जो बड़े चाणक्य कहे जाने वाले नेता गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी आए थे और बहुत सारे जो उन्होंने आरोप लगाए, उसका भी सिलसिलेवार जवाब खड़गे साहब ने आज दिया। बहुत सारी चीजें कहीं, उतना पढ़ूंगा तो डिबेट का वक्त निकल जाएगा। मैं कुछ एक चीजें बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई आपने 53 साल का हिसाब मांगा, मैं रिपोर्ट देता हूं। और उन्होंने फिर सब गिनाया कि भाई टमाटर तब कितना था, अब कितना है, सिलेंडर तब कितना था, अब कितना है। जो आप तब और अब की तरफ ले जा रहे हो, उसका बहुत सारा सिलसिलेवार जवाब दिया। तो घनश्याम जी, आपका जवाब? नहीं, देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि देखिए कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए वो लोगों को कैसे मोड़ा जाए, कैसे बात को घुमाया जाए, ये करने का काम करते हैं। हमारे नेता ने सही कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में इतने वर्ष तक है और हमने ये काम किए। हमारी सरकार केंद्र में इतने वर्ष तक है, ये हमने काम किए हैं, और ये बता रहे हैं, उसका कटाक्ष कर रहे हो आप। अरे आप बताओ ना, आज मान लो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जो आयाम स्थापित किया, आज कांग्रेस के जमाने में कैसे गांव होते थे, बारिश के समय में जा नहीं पाते थे। मैं भी भांडेर से विधायक रहा। जी, पता है मुझे, आप पूर्व विधायक हैं। मैं दूसरे मेहमान को भी इन कर लेता हूँ, वक्त फिसल रहा है हमारे हाथ से। देवाशीष को इन करते हैं। देवाशीष जी ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ये कर गए बहुत बेहतर तरीके से, जो आप जवाब दे रहे हो वो तंज की शक्ल में आया। खड़गे जी ने जवाब दिया। देवाशीष जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ये तथ्य के साथ लाए थे, आप तंज के साथ जवाब दे रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ, 2014 के बाद ही भारत को आज़ादी मिली, और जो कुछ भी हुआ है भारत ने जो कुछ अचीव किया है 2014 के बाद किया है। घनश्याम सिंह जी अगर 2014 से पहले के विधायक रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकाल का भी अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी
अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल का भी अपमान कर रही है। देखिए, सभी सरकारों की भूमिका है। ध्यान रखिए 1947-48 में जब भारत का बजट मात्र 197 करोड़ रुपए था, तब हम लोगों ने भागर नागला डैम जैसी परियोजनाएं लेके आए थे। तब इस देश में IIT, IIMs स्थापित हुए, चालू हुए थे। तो हम लोगों ने देश को वहां से शुरुआत की है जहां पर 12% साक्षरता दर इस देश में थी। वहां से हम देश को लेकर आए आज। ठीक है, एक छोटा जवाब, बिल्कुल क्लोजिंग फिसल रहा है सर। हाँ, देवाशीष जी माफ कीजिए, सुरेश जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क सुरेश शर्मा साहब, ये आपको लगता है विकास या डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? निश्चित रूप से देश को विकास की तरफ ले ही जाना चाहिए। दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बातें ये करना चाहिए कि हमारा विजन ये है, इनका विजन ये है, तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज की एक लाइन की टिप्पणी मैं करूंगा। शायद मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा हो रही है कि देवाशीष जी जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनका ये कहना कि भारत की जो साक्षरता थी वो 12% थी, तो ये तो अपने आप में जो विश्व वक्त बिल्कुल फिसल गया सर, माफ कीजिए, वक्त बिल्कुल हाथ से फिसल गया। मुझे यहीं पर बिल्कुल शार्प रॉक के तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है जो शर्मा साहब कह रहे हैं, उनसे मैं सहमत हूं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए। आप सब तमाम लोग इस बात को लेकर बहुत जागरूक हैं, क्या होते हैं और क्या हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आखिर तक आते आते जाति पर ही निपट जाते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।